नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र स्वेच्छा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज हमारे साथ जल योद्धा के रूप में हैं दिलीप दुबे जी, जो कि देवघर झारखंड से हैं, सचिव प्रवाह संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। जी धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट से क्या आशय है। आपने क्षेत्र के जल परिदृश्य का वर्णन करते हुए इसका बताएं, इसके बारे में। देखिए, अमूमन झारखंड में 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है जी। और उस वर्षा के पानी को ग्राउंड वाटर में ले जाने का जो व्यापक पैमाने पर तकनीक विकसित होनी चाहिए थी जी। वो अभी नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। जी। अभी भी हम कह सकते हैं कि कुल पानी का 2/3 पानी बह करके बंगाल के खाड़ी में चला जाता है। जी। सरकार के सहयोग से हम लोगों ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया है वाटरशेड मैनेजमेंट का। सर, जो आप लोगों का जो सहयोग है, जो आप लोग कर रहे हैं आमजन के माध्यम से, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि लोग किस तरह से इसमें आपके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, लोगों का क्या उसमें रुझान है, लोगों ने किस तरह से उसमें अपना रोल अदा किया है। देखिए, जो वाटरशेड जो हम लोग करते हैं तो वो वाटरशेड कमेटी बनती है, वो गांव के लोगों की ही कमेटी होती है। गांव के लोगों की भागीदारी से ही ये संभव भी हो पाता है। जी। क्योंकि गांव का जो बाउंड्री है, रीच टू वैली इसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि पठारी इलाका है तो स्लोप काफी ज्यादा है, तो पानी बह करके चला जाता है। पानी नहीं जाता है बल्कि जो टॉप सॉइल होता है वो भी बह करके चला जाता है, जिससे जो 1 इंच मिट्टी बनने में 45 से 50 साल लग जाता है। और वो बह करके चला जाता है तो जो फर्टिलिटी होती है वो मिट्टी की समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक लोगों की भागीदारी इसमें नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं के खेत में काम होना है, उन्हीं के जमीन में काम होना है, तो तब तक आप इस कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए वाटरशेड कमेटी बना करके हम लोग लोगों की भागीदारी से ही इस योजना को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। जी। ऊपर से शुरू करते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्लोप के अनुसार, और पानी को बीच बीच में हम लोग रोकते जाते हैं। जहाँ पानी रुक के आया तो होता है कि इससे मिट्टी का बहाव जो है रुक जाता है, पानी का बहाव जो है रुक जाता है, और वो मिट्टी और पानी जो है वो खेत के अंदर ही रह जाता है। इसका एक मोटा मोटी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमारे गांव में जो पानी बह रहा है, हमारे खेत में जो पानी है, उस पानी को हम बाहर जाने नहीं देंगे। इससे होता है क्या कि जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और ग्राउंड वाटर में जाने से होता है कि जो कुआं सूख गया है उसको रिचार्ज हो जाता है, और ड्रेनेज जो मृत प्राय हो चुका है वो भी जिंदा, उसमें भी जनरेट होने लगता है पानी, वो जिंदा हो जाता है। इस ढंग का प्रयोग हम लोगों ने कई जगह किया है और उसमें सक्सेस भी मिला है। दूसरा एक मोबिलाइजेशन का तरीका होता है कि जहां हमने पहले काम किया है वहां कम्युनिटी को ले जा करके एक्सपोजर कराते हैं, और वहां के कम्युनिटी के साथ में उसको इंटरेक्ट करते हैं कि आप इनके साथ में इंटरेक्ट कीजिए। तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो बड़ा कारगर होता है, और उससे लोग मोटिवेट होते हैं और वो फिर हमारे कार्यक्रम में सहयोग करने लगते हैं। जी सर, आप क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अभियान भी चलाते हैं, इस बारे में बताइए। क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब चाहते हैं कि खेती की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए। जी। मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों चीज जो है हम लोगों को कैसे संरक्षित हो सके इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। मौसम को ध्यान में रख करके जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसी अनुसार हमको क्रॉप का चयन करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे पास पानी पहले के जैसा नहीं है। पहले बारिश काफी मात्रा में होती थी। पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो बारिश जो अमूमन 15 जून से बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन अब वो पानी आकर के जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में शुरू हुआ। तो 2 साल से हम ये देख रहे हैं। तो अब उस अनुसार होता था क्या कि 15 जून से बारिश होने का होता था कि रोहन नक्षत्र होता था, उसमें लोग बिहन डाल देते थे, लेकिन अब वो बिहन मर जाता है, वो बिचड़ नहीं हो पाता है। इसलिए अब हम लोग ये प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट सोइंग में जाएं,
कम जुताई हो, शून्य जुताई हो, और मिट्टी में बहुत नहीं के बराबर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो। इसलिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक मेन्यूर बनाने की बात करते हैं, और उसका यूज किसान खेत में करे और मौसम के अनुसार क्रॉप का सिलेक्शन करे। मिलेट को प्रमोट करने का भी प्रयास हम लोग करते हैं। और इस ढंग से आप कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है गांव का, फार्मर्स क्लब वगैरह है जी, महिलाओं का जो SHG ग्रुप है, उन लोगों के बीच में भी हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट कैसे बनेगा हमारा विलेज, इसके बारे में हम लोग काफी अवेयर करने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में अभी हम लोगों को बहुत सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम लोग इस दिशा में प्रयास जो किए हैं, इसका कुछ रिजल्ट सामने आया है। कुछ हम लोग प्लांटेशन की ओर भी जाते हैं कि भाई कुछ अच्छे अच्छे प्लांट लगाने के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है, लेकिन उस प्लांट का जो फ्रूट प्लांट है, जो एक फ्रूट क्रॉप के रूप में लोग लेते हैं, अच्छे इमारती लकड़ी का लोग यूज करना लगाना शुरू किए हैं, लेकिन जो ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए मजबूती प्रदान करता है, चाहे पीपल का गाछ हुआ, वृक्ष का गाछ हुआ, पाखड़ का हुआ, नीम हुआ, कुछ मेडिसिनल प्लांट है, वो सब के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़े और इस दिशा में भी लोग प्रयास करें। इसलिए हम लोग इसको लिए लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से ही आगे सफलता प्राप्त होती है। आप वाटरशेड मैनेजमेंट से जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं लगातार। सर, एक क्वेश्चन और जहन में आता है कि आज़ादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद GDP में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, पर सकल पर्यावरणीय उत्पाद GEP पर कार्य नहीं हुआ है। इस पर क्या कार्य किया जाना चाहिए? जी, देखिए, GDP तो आवश्यकता थी, इसलिए उसमें लोगों ने काफी योगदान दिया। सरकार का भी प्रयास बड़ा सराहनीय रहा। फूड सिक्योरिटी का मामला था। अब पर्याप्त मात्रा में फूड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जिस ढंग से हम लोगों ने पर्यावरण को नाश किया है, उस पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए अब हमको काम करना पड़ेगा। ये दुनिया के पैमाने पर एक बड़ा इशू उभर करके सामने आया है। सबसे प्रदूषित शहर में गिनती दिल्ली का होता है, जहाँ की जो हमारी राजधानी है। तो इस ढंग से अब हम लोगों को क्लाइमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। और इसमें हम लोगों को एक जन आंदोलन के रूप देना पड़ेगा। जब तक लोगों के ओर से इसके बारे में सवाल नहीं खड़ा होंगे, तब तक इसको ये नहीं किया जा सकता है। GEP की बात जहाँ तक है, हम GEP को अगर हम कहें तो अब हम लोगों की ओर से ये डिमांड होनी चाहिए, सरकार को भी का भी ये फर्ज बनता है सबका, ये जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी कल क्लाइमेट के प्रति सेंसिटिव हैं, कि कितने वृक्षों का रोपण हमने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में किया, कितने जल संरक्षण का काम हमने किया, कितना वाटर स्ट्रक्चर हमने बनाया जिससे कि इतना ग्राउंड वाटर में इतना मिलियन टन पानी हम नीचे डाले, और कितना हम जो सॉइल इरोजन हो रहा था, इस इरोजन को हमने रोकने का प्रयास किया। तो इस ढंग का जैसे आप GDP में बताते हैं, उसी ढंग से आप GEP में भी बताने का प्रयास कीजिए और उसको भी एक अहम मुद्दा के रूप में लीजिए। GDP तभी है जब GEP होगा। GEP नहीं अगर होगा, हमारा जीवन ही नहीं होगा, तो GDP का कोई मतलब नहीं है। सर, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि GEP एक अहम मुद्दा बने और सरकार प्रतिवर्ष अपने फाइनेंशियल ईयर में भी ये करे कि हमने क्लाइमेट के लिए, जलवायु परिवर्तन में के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए हमने इतने प्लांटेशन किए, इतना वाटर कंजर्वेशन किए, इतना हमने सॉइल इरोजन को रोका, इतना हमने पर्यावरण के दिशा में काम करने का प्रयास किया। ये हमारा बजट है और आगे हमारा ये टारगेट लक्ष्य है जिसमें हम इसको पूरा करने दिलीप जी, आप लगातार इस तरह कार्य करते जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लगातार लोग वृक्षारोपण में भी योगदान दे रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन में, आपके संरक्षण में, आपके गाइडेंस में लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार आप उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर, हमसे बात करने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिलीप दुबे जी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप वाटर कंजर्वेशन में क्या क्या योगदान कर रहे हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारी आप bkntl100@gmail.com पे आप हमें भेज सकते हैं मेल आईडी पर। हो सकता है अगला इंटरव्यू हम आपका कर रहे हों। और आज की जो बूंदों की न टूटे लड़ी की 209वीं कड़ी थी आप यहीं संपन्न होती है, और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम पढ़ेंगे म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। तो मैं रेडियो जलमित्र बूंदों की न टूटे लड़ी की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम।